Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सेक्स लिंकेज और उसके टाइप्स एंड इनहेरिटेंस. आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है जेनेटिक्स का, जिसमें हम स्टडी करेंगे पेडिग्री एनालिसिस. व्हाट इज एक्चुअली ए पेडिग्री एनालिसिस? होता क्या है पेडिग्री? पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली एक ह्यूमन फैमिली में, एक ह्यूमन पॉपुलेशन में जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, या पेडिग्री एनालिसिस मींस कि वी विल एनालाइज अ पर्टिकुलर ट्रेट इन डिफरेंट जनरेशंस और इन मल्टीपल जनरेशंस. अगर एक ह्यूमन फैमिली की बात करें, सपोज एक ह्यूमन फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, सपोज जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, तो हम इस हीमोफीलिया को स्टडी करेंगे कि ये जो हीमोफीलिया का कैरेक्टर है, ये जो हीमोफीलिया का जो डिफेक्टिव जीन है, ये किस जनरेशन को, कितने जनरेशन पास ऑन हो सकता है, और इसमें जो प्रोजेनी है या जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स है उनमें ये ज्यादा किन पे इफेक्ट करेगा? क्या ये मेल्स पे इफेक्ट करेगा या फीमेल्स पे इफेक्ट करेगा? And at the same time, what would be the probability of this particular disease or genetic disorder? So, pedigree analysis हम एक ऐसा ट्री बना रहे हैं, एक ऐसा चार्ट बना रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एक फैमिली में, एक पॉपुलेशन में जो ये पर्टिकुलर ट्रेट है, ये कितने जनरेशन पास ऑन हो सकता है, कब कहां तक पास ऑन होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. इस पर्टिकुलर ट्रेट की रेट ऑफ यानी कि परसेंटेज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर इस ट्रेट में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या अगर इस ट्रेट में कोई डिफेक्ट है, या अगर इस ट्रेट में म्यूटेशन हो चुकी है, तो उस म्यूटेशन की रेट क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, हमें इससे क्या फायदा मिलेगा, हम क्यों पेडिग्री एनालिसिस करना चाहते हैं. देखिए, पेडिग्री एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स. सबसे पहला बेनिफिट यह है, इससे हमें पता चलता है इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट. सपोज अगर ह्यूमंस में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, सपोज हम बात करेंगे ह्यूमन हाइट, हम बात करेंगे कलर, हम बात करेंगे किसी भी चीज से, सपोज द जीन व्हिच रेगुलेट्स द कलर के लिए, तो कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट कहां तक पास ऑन होगा, किस तरीके से पास ऑन होगा, उस ट्रेट की इनहेरिटेंस क्या होगी. तो एक तो हमें ये पता चलेगा बाय पेडिग्री एनालिसिस, ये बेनिफिट है. दूसरा और इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि उस ट्रेट की परसेंटेज क्या होगी, उस ट्रेट की प्रोबेबिलिटी क्या है. सपोज अगर वो ट्रेट पास ऑन हो रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पॉपुलेशन. नाउ मेंडेलियन क्रॉस क्यों नहीं अप्लाई हो सकता ह्यूमंस में? अगर मेंडल ने कोई क्रॉस किया, उसने निकाला प्रोबेबिलिटी, उसने दिखाया कि एक पर्टिकुलर ट्रेट किस तरीके से पास ऑन हो सकता है, उसने क्रॉस किया, उसने F1 दिखाया, उसने F2 दिखाया, उसने F3 दिखाया, तो मेंडेलियन क्रॉस क्यों नहीं पॉसिबल है ह्यूमन फैमिली के लिए, ह्यूमंस. तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो मेंडेलियन क्रॉस है, वो जो ह्यूमन क्रॉस है वो कंट्रोल नहीं कर सकते. कंट्रोल मींस कि जो ह्यूमन क्रॉस है, तो ह्यूमन क्रॉस पे हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमंस पे, हम रिस्क नहीं ले सकते. सपोज अगर हमने कोई क्रॉस किया, अगर हमने ह्यूमंस पे कोई क्रॉस किया, सपोज वो क्रॉस आगे चलकर उसके जो F1 जनरेशन आगे उनमें से कोई डिफेक्टिव आ गया, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर वेरी प्रेशियस, हमको लॉस नहीं कर सकते हैं. तो ये अगेंस्ट द एथिक्स है. सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि जो ह्यूमंस में जो हम कह सकते हैं प्रोजेनी, यानी कि जो F1 जनरेशन या जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल मिनिमम है. क्योंकि आपको पता ही है कि एक आफ्टर जो ह्यूमन क्रॉस में जो प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो ज्यादा नहीं होते, वो 1-2 हो सकते हैं. तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रेट या उसकी इनहेरिटेंस क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, जब ह्यूमन में अप्लाई करेंगे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, वहां पे एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, सपोज वो ट्रेट उस ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस नहीं होगा, तो दैट मींस हमारा जो सारा रिजल्ट है वो अप टू डेट नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा,
वो खराब होगा, वो एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग होगा। तो इसीलिए जो मेंडेलियन क्रॉस है वो ह्यूमंस में अप्लाई नहीं करते हैं। इसके बदले हम क्या करते हैं, हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। सो हम पहले देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस द स्टडी ऑफ inheritance of a particular trait हमें स्टडी करना है inheritance of a particular trait in a given family or the probability or the analysis of a particular trait in various generations. तो पेडिग्री एनालिसिस मींस कि हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। व्हाट इज द इनहेरिटेंस, हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड। एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसे पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट एक फैमिली में, यानी कि एक फैमिली ट्री हम बनाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे बाप को, उसमें हम दिखाएंगे बाप को और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सो कि एक पेरेंट, एक फैमिली में कोई अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर है, कोई अगर पर्टिकुलर जीन है, कोई अगर पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो पेरेंट से कैसे पास ऑन होता है ऑफस्प्रिंग्स में, और उन ऑफस्प्रिंग्स से वो कैसे पास ऑन होता है टू नेक्स्ट जनरेशन। सो हम एक फैमिली में स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, और इतना ही नहीं, हम एनालाइज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि कितनी परसेंटेज है कि उस पर्टिकुलर ट्रेट वो किस जनरेशन में कितनी परसेंटेज होगी, क्या वो जनरेशन स्किप करेगी, क्या वो ट्रेट क्या हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, या वो कुछ जनरेशन को स्किप करेगा, या क्या वो सिर्फ मेल में ट्रेट पॉसिबल है, या वो सिर्फ फीमेल में वो ट्रेट पॉसिबल है। तो उसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस के हमारे पास दो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स of studying पेडिग्री एनालिसिस। आखिर हम पेडिग्री एनालिसिस को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस, हम पेडिग्री एनालिसिस को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, इसका हमें बेनिफिट क्या है? तो इसके पहला बेनिफिट यह है, इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट। कोई पर्टिकुलर ट्रेट कैसे इनहेरिट होगा, कैसे पास ऑन होगा एक जनरेशन में, फैमिली से, पेरेंट्स से कैसे वो पास ऑन होगा। सपोज फादर से वो पर्टिकुलर ट्रेट कैसे पास ऑन होगा ऑफस्प्रिंग्स में, मां से वो ट्रेट कैसे पास ऑन होगा ऑफस्प्रिंग में, क्या वो पास ऑन होगा, नहीं होगा, तो हम वो स्टडी करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे इनहेरिट होता है, और वो ट्रेट जो इनहेरिट होता है, वो ऑटोसोमल हो सकता है, या सेक्स लिंक्ड हो सकता है। यानी कि जो ट्रेट हम स्टडी करना चाहते हैं, जो ट्रेट पास ऑन हो रहा है या जो ट्रेट इनहेरिट हो रहा है, क्या वो ऑटोसोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है। अगर वो ऑटोसोमल है, क्या वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है। हमें ये चेक करना है, हम ये चेक कर सकते हैं कि जब वो ट्रेट इनहेरिट होता है, क्या वो ट्रेट ऑटोसोमल है या वो सेक्स लिंक्ड है। अगर वो ऑटोसोमल है, क्या वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है। और अगर सेक्स लिंक्ड है तो सेक्स में कौन सा सेक्स, आपको पता ही है, दो तरह के क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स लिंक्ड है, क्या वो एक्स लिंक्ड
पेडिग्री से हमें पता चलता है कि जो Y है वो मेल फादर से पास ऑन होता है सन में, और सन से पास ऑन होता है उसके सन में, और उस सन से पास ऑन होगा उसके सन में। सपोज अगर हमें पता चलेगा कि Y लिंकेज का कोई पर्टिकुलर ट्रेट म्यूटेंट है, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो हमें पता चलेगा कि अगर वो डिफेक्ट बाप में है तो वो डिफेक्ट बेटे में भी पास ऑन होगा, उसके बेटे में पास ऑन होगा, उसके बेटे में पास ऑन हो सकता है। सो बेनिफिट क्या है स्टडी बाय पेडिग्री एनालिसिस? पहला, हमें ये पता चलेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस का ऑफ ट्रेट कैसे होता है, क्या वो ऑटोसोमल ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड में एक्स है या वाई लिंक्ड, और अगर एक्स लिंक्ड है क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा बेनिफिट ये है that we can study the probability of a trait. What is the probability of a trait in generations? कोई पर्टिकुलर ट्रेट जब हम स्टडी करेंगे हमें से यह भी पता चलेगा कि आने वाली जनरेशन या अगर कपल से, पेरेंट्स से, फैमिली में पेरेंट्स से पास ऑन हुआ वो ट्रेट ऑफस्प्रिंग में, तो उन ऑफस्प्रिंग में उस ट्रेट की परसेंटेज क्या होगी और आने वाली जनरेशन में वो कितनी परसेंटेज होगी। सपोज अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी करते हैं या पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडी करते हैं तो हम पर्टिकुलर ट्रेट को देखना चाहते हैं कि इस पॉपुलेशन में उस ट्रेट की परसेंटेज क्या होगी, क्या वो ट्रेट है या नहीं है, क्या वो एलिमिनेट हो चुका है या वो एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा। सो इससे हमें पता चलेगा आगे चलकर जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी या पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडी करते हैं हमें एवोल्यूशन में पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट क्या पॉपुलेशन में है या ये एलिमिनेट हो चुका है। तो दूसरा फायदा ये है हमें पता चलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट इन वेरियस जनरेशंस। सो मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया है पेडिग्री एनालिसिस जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, हमारे पास एक फैमिली ट्री है, हम उस फैमिली ट्री में स्टडी करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट को, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, कि वो ट्रेट किस तरीके से पास ऑन होता है और पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो ट्रेट पास ऑन हुआ पेरेंट्स से देयर ऑफस्प्रिंग्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है आने वाली जनरेशन में, आने वाली पॉपुलेशन में। तो बाय स्टडीइंग द पेडिग्री एनालिसिस हमें इससे दो फायदे मिल रहे हैं। सबसे पहला, हम स्टडी कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, ये जो ट्रेट है क्या ये ऑटोसोमल है या ये सेक्स लिंक्ड है। अगर ये ऑटोसोमल है क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर ये सेक्स लिंक्ड है क्या ये एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड है। अगर ये एक्स लिंक्ड है क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्या ये वाई लिंक्ड है। और इतना ही नहीं, दूसरा और इंपॉर्टेंट फायदा यह है, बेनिफिट यह है कि हम देखना चाहते हैं कि जनरेशन इस ट्रेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप इतना नोट कीजिए, हम उसके बाद देखेंगे वेरियस सिंबल्स ऑफ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द पेडिग्री एनालिसिस, वेरियस सिंबल्स। अब हम देखेंगे सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि अगर हम पेडिग्री दिखाएंगे ऑन द पेपर तो इसके लिए हम कौन से सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे फादर को हम कैसे डिनोट करेंगे, मदर को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इन दो के बीच में मैरिज है, हमें कैसे पता चलेगा ऑफस्प्रिंग्स कौन है, भाई बहन कौन है, कजिन्स कौन है। सो आज हम वो देखेंगे बाय सिंबल्स। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहला सिंबल ये है, दिस वन, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल मेल, दिस इज नॉर्मल मेल, then normal female, ये normal female है। इसके बारे में हमें पता नहीं है। सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि वो सेक्स जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्या ये मेल है, फीमेल है, क्या है। ये मैरिज है बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, दिस इज द मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल
ये वाली जो है इज अ मैरिज बिटवीन कॉन्सेंजीनियस, वर्ड ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंजीनियस कपल, मैरिज बिटवीन कॉन्सेंजीनियस कपल, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंजीनियस, जिसमें मेल और फीमेल आपस में क्लोज रिलेटिव होंगे, ऐसा राइट हियर, क्लोज रिलेटिव, यानी कि मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज रिलेटिव, यहां पे सपोज कजिन्स के बीच में शादी, चचाजाद भाई की शादी चचाजाद बहन के साथ होती है, मौसेर भाई की शादी मौसेर बहन के साथ होती है, मामूजाद भाई की शादी मामूजाद बहन के साथ होती है। या जो यहाँ पे जो मैरिज है ये बिल्कुल क्लोज रिलेटिव के बीच में होते हैं, जो मतलब जिनके बीच में क्लोज एसोसिएशन है, रिलेशन है, तो इससे हम इसे डिनोट करते हैं। ये है सपोज अगर फैमिली में मेल डिफेक्टिव होगा, यानी कि अगर मेल को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये डिजीज मेल है, डिजीज मेल, यह है डिजीज फीमेल, यानी कि अगर फैमिली में पॉपुलेशन में कोई मेल जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई फीमेल जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर है, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये पेरेंट्स है, ये इनके बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है पेरेंट्स एंड दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स, यानी उनके बच्चे, ये एक फैमिली है, ये पहला है, ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है एंड द फोर्थ वन। यानी कि अगर हमें नंबरिंग देनी होगी कि पहला बच्चा कौन सा है, तो हम लेफ्ट से देते हैं टुवर्ड्स राइट, हम नंबरिंग देते हैं लेफ्ट से लेके राइट। ध्यान से सुनिए बेटा, अगर जब आपको ऐसे कोई पेडिग्री चार्ट दिया गया होगा, ध्यान से सुनिए, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ये होती है फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स, और ये होती है सेकंड जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स, और इन ऑफस्प्रिंग में पहला कौन सा है, यानी कि उनका जो हम कह सकते हैं पहला कौन पैदा हुआ, उसके बाद कौन है, तो जिसकी नंबरिंग पहली होती है, यानी कि हम लेफ्ट से लेके राइट हम करते हैं नंबरिंग, और ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो मींस ये पहला बेबी है मेल, दूसरा जो है फीमेल, थर्ड फिर मेल है और फोर्थ फिर फीमेल है। ये मेल और ये फीमेल, इन दो के बीच में मैरिज हुई है, अगर ऐसे दिखाएंगे तो डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स। ध्यान से सुनिए कैसे डिनोट कर रहे हैं, अगर ये मेल और फीमेल, जैसे यहां मैंने लिखा है मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुई है, यानी कि मैरिज हुई है, मैरिज, अगर मेटिंग की जगह मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल, लेकिन यहां पे जो ये वर्टिकल लाइन है, इट मींस इन दो के बीच में क्या हुआ है, डिवोर्स हो चुका है। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद और हम सिंबल्स देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ 10th, ध्यान से देखो बेटा, अगर ऐसा होगा और अगर ऐसे होगा, मींस ये बच्चे अपने नहीं है, इनको एडॉप्ट किया गया, इट्स मंगशाना adopted child,
adopted child means जो ये बच्चे हैं ये पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं हैं। अगर कोई कपल है इनका कोई बच्चा नहीं हुआ या हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो इसको बोलते हैं adopted child। नेक्स्ट, अगर ऐसे किसी को दिखाया गया इसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मींस कि अगर बच्चे की क्या हुई है, अबॉर्शन हो गया। अगर पेरेंट की क्या हुई है, फीमेल पेरेंट की क्या हुई है, अबॉर्शन हुआ, यानी कि फीटस को हमने क्या किया, अबॉर्ट किया, उसको ऐसे दिखाएंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ फादर, ये मदर। अगर ऐसे होगा या ऐसे होगा या ध्यान से देखिए, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, मेल मेल, ये होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स। दैट मीन्स दे आर डाइजाइगोटिक ट्विन्स। किसे हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स? डाइजाइगोटिक ट्विन्स वो होते हैं जिसमें एक फीमेल को दो ओवा रिलीज हुए, यानी कि वहां पे दो जाइगोट बनते हैं लेकिन वो दोनों जाइगोट अलग अलग होते हैं। कैसे? सपोज हर महीने फीमेल को एक ही ओवरी से ओवर रिलीज होता है, लेकिन जब फीमेल को सपोज किसी महीने में दो ओवरी से दो ओवर, यानी राइट ओवरी से और लेफ्ट ओवरी से एक एक ओवर बन जाएगा, और सपोज एक दो स्पर्म, यानी कि एक स्पर्म राइट ओवरी के ओवर को फ्यूज करेगा और दूसरा लेफ्ट ओवरी के लेफ्ट ओवर को फ्यूज करेगा, तो उससे हमें दो फीटस पैदा होंगे, उसको हम बोलते हैं डाइजाइगोट, यानी कि दो जाइगोट से दो बच्चे पैदा होंगे। तो उन दो बच्चों का सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए कैसे? सपोज अगर एक राइट ओवरी से जो स्पर्म फ्यूज हो गया वो था 22 प्लस वाई, और जो लेफ्ट साइड से गया वो था 22 प्लस एक्स, यानी कि अगर दो डिफरेंट स्पर्म्स फ्यूज हो गए तो दो डिफरेंट सेक्स पैदा होंगे। अगर दोनों स्पर्म्स एक्स एक्स है तो गर्ल्स पैदा होंगे, अगर दोनों स्पर्म्स वाई वाई होंगे तो दैट मींस मेल्स पैदा हो सकते हैं। 13 नेक्स्ट, यहां ध्यान से पेरेंट्स, ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, यानी कि अगर एक ही जाइगोट से दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अगर एक जाइगोट ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, तो दो ऑफस्प्रिंग्स, दो ट्विन्स पैदा होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ध्यान से देखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में जो सेक्स होगा चाइल्ड का वो सेम होगा, या वो फीमेल होंगे या फिर वो मेल होंगे, मेल और फीमेल नहीं हो सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यानी कि एक ही जाइगोट से प्रोड्यूस होते हैं दो ऑफस्प्रिंग्स, दो बच्चे, उन दोनों बच्चों का जो सेक्स है वो सेम होगा। नेक्स्ट, अगर हमें कैरियर को दिखाना होगा, डांस बेटा, want to show the carrier, 14th, ये कैरियर्स है, कैरियर मेल एंड कैरियर फीमेल। ये ऑटोसोमल कैरियर है, this is an autosomal carrier।
मेल एंड फीमेल। These are the dead offsprings, यानी कि मेल या फीमेल जो है उसकी डेथ हो चुकी है। ध्यान से देखिए बेटा, these are the ये कैरियर्स है, कैरियर मेल एंड कैरियर फीमेल। These are the autosomal carriers, चाहे autosomal carrier female और autosomal carrier male. These are the dead offsprings. Next, suppose यहां हमारे पास मेल है, एक सेकंड, सपोज ये यहां पे हमारे पास मेल एंड ये फीमेल, तो ये आगे पेरेंट जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो ये बन जाएगी फर्स्ट जनरेशन डिनोट देम बाय अ रोमन। यहां इनके बीच में मैरिज के बाद ये बच्चे हैं इनके, सपोज ये मेल, ये फीमेल, ये मेल एंड सपोज ये फीमेल। मैंने पहले ही बोला है कि हम इनको नंबरिंग देते हैं लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये बन गई सेकंड जनरेशन, दिस वन इज अ सेकंड जनरेशन। उसके बाद देखिए ये पहले बेटे की बीवी है, तो यानी कि इनकी बहू, ये इस पहले वाले इस फैमिली कपल की, इन पेरेंट्स की जो पहला बेबी है, जो बॉय है, उसकी ये वाइफ है, और ये इनकी क्या है, डॉटर इन लॉ, या हम इसको कह सकते हैं बहू। तो इनके बच्चे सपोज फीमेल, फीमेल, मेल, मेल, इसी तरह ये इनकी डॉटर है और ये इनका सन इन लॉ है, इनकी मैरिज और ये इनके बच्चे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगी थर्ड जनरेशन। इज इट क्लियर? सो पहले पेरेंट्स, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों की मैरिज, यानी ये इनकी डॉटर इन लॉ, ये इनका सन इन लॉ, तो उनके बच्चे, ये बन गए थर्ड जनरेशन। सपोज यहां पे मेल और फीमेल, इन दो की आपस में मैरिज होगी, क्योंकि ये दो आपस में कजिन्स है, ये दो आपस में कजिन्स है, तो इन कजिन्स को हम डिनोट करेंगे डबल लाइन से, मींस कजिन्स की मैरिज है या उन कपल की मैरिज है जो जेनेटिकली वेरी क्लोज है या जो क्लोज रिलेटिव्स है, तो इन दो की मैरिज और फिर उनके बच्चे, सपोज बॉय, गर्ल, ये उनके बच्चे, तो ये बन गई फोर्थ जनरेशन। ठीक है, और इस मैरिज को मैंने पहले कहा, इसको बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज, क्योंकि यहां पे जो है कजिन्स की मैरिज होती है। सो ये पेरेंट्स, ये ऑफस्प्रिंग्स, फर्स्ट सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे ही ये फैमिली ट्री हम दिखा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, जब हमें सेक्स या फिनोटाइप या जीनोटाइप जब हमें पेरेंट्स का पता होगा, यानी कि जब हमें पूरा इंफॉर्मेशन पेरेंट के बारे में पता होगा, हम इसको बोलते हैं प्रोबैंड, PROBAND, प्रोबैंड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबैंड? प्रोबैंड होता है जब आपको पता होगा कि पेरेंट में कोई एक जो है वो डिफेक्टिव है। सपोज अगर यहां पे ऐसे मैं दिखाता हूं, मींस ये वाला जो मेल है ये डिजीज है, इस मेल को जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो जब आपको पहले ही पता होगा कि जो पेरेंट है फर्स्ट जनरेशन है, उनमें जो दो पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल, उनमें से किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर या दोनों को जेनेटिक
जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो व्हेन यू नो, व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आपको ऐसी नॉलेज होगी, जब आपको ऐसा डेटा होगा कि जो आपके पास पेरेंट है उनमें एक को या दोनों को जेनेटिक डिसऑर्डर है, वी कॉल सच पेरेंट्स एज अ प्रोबेन। हम उन पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रोबेन। और अगर सपोज मेल होगा, अगर मेल होगा उसको बोलते हैं प्रोपैजिटस। प्रोपैजिटस मींस अगर मेल जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर पेरेंट में से मेल को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उसको बोलते हैं प्रोपैजिटस। और अगर फीमेल को है जेनेटिक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं प्रोपैजिट। प्रोपैजिट मींस जब पेरेंट में से फीमेल को है जेनेटिक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं प्रोपैजिट, और अगर मेल को जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे बोलते हैं प्रोपैजिटस। लेकिन जब पेरेंट, यानी कि अगर पेरेंट में से किसी एक को भी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोबेन। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट पेडिग्री है, पेडिग्री फर्स्ट। इस पेडिग्री को एक्सप्लेन करने से पहले आपको याद रखना होगा कि हमें 6 इनहेरिटेंस स्टडी करने हैं, यानी कि आपको पेडिग्री चार्ट 6 इनहेरिटेंस के लिए बनाना होगा। सबसे पहला वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो वाई लिंक्ड है वो हमेशा बाप से बेटे में, उसके बेटे में उसके बेटे, क्योंकि इसे वाई के थ्रू हुआ है। और वाई हमेशा फादर से सन, सन से टू हिज सन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दूसरा होता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। मैंने पहले ही पढ़ाया है, हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। यानी कि 2 इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड और एक्स रिसेसिव। थर्ड है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में डोमिनेंट भी आता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो सिर्फ मदर से पास ऑन होती है टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जैसे वाई सिर्फ बाप से जाता है बेटे में, और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो सिर्फ मदर से पास ऑन होती है टू देयर चाइल्ड। लेकिन याद रखिए, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, मैटरनल इनहेरिटेंस है, वो सन में भी पास ऑन होती है और डॉटर में भी पास ऑन होती है। वाई लिंक्ड सिर्फ किस में पास ऑन होती है? सन। अब हम इन 6 जो हमने आपको 6 इनहेरिटेंस है, मैं आज आपको 6 पेडिग्री दिखाऊंगा, यानी कि 6 पेडिग्री हम स्टडी करेंगे। पेडिग्री फर्स्ट या हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, उसके बाद वाई लिंक्ड, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सो दैट आपको पता चलेगा कि किस इनहेरिटेंस में क्या लॉजिक है, क्या रूल है, सो दैट यू विल रिमेंबर इट। और जब आपको नीट में या आगे किसी भी वक्त ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, यू कैन सॉल्व दैट पेडिग्री एनालिसिस। देखिए, हमारे पास एक पेडिग्री चार्ट है, तो इस पेडिग्री चार्ट को हमें स्टडी करना कि ये कौन सा इनहेरिटेंस है। तो पहले हम ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, ये है हमारे पेरेंट्स। सो दिस इज पेरेंट और ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये पेरेंट है और ये फर्स्ट जनरेशन, ये है इसकी दूसरी जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन एंड दिस इज फोर्थ जनरेशन। सो इस पेडिग्री चार्ट में हमारे पास टोटल 4 जनरेशंस। अब आएंगे वापस पहले पेरेंट में, तो हमारे पास प्रोबेट है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि यहां पे 2 पेरेंट में से एक पेरेंट डिजीज है, वो कौन सी है? फीमेल। तो फीमेल डिजीज है, यानी कि पेरेंट जो है वो डिजीज है। जब पेरेंट डिजीज है, जरा ध्यान से देखिए इनके बच्चे, देखिए पहले जो इनका बच्चा, ये पहला फर्स्ट है, राइट हियर, ये इसका फर्स्ट सन है, ये इसका सेकंड सन है, ये इसकी थर्ड डॉटर है एंड इसकी फोर्थ, यानी कि इनके पहले वाले बच्चे हैं। लेकिन इनके पहले बच्चे हैं, इनकी फर्स्ट जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है। जरा सेकंड जनरेशन में देखते हैं। सेकंड जनरेशन आप ध्यान से देखिए, यहां पे डिजीज, ये है डिजीज, तो यहां पे लड़का भी डिजीज है, लड़की भी डिजीज है। थर्ड जनरेशन देखिए, बॉय डिजीज, गर्ल डिजीज। सो इट मींस कि इस वाली जनरेशन, यानी कि जो सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, उन सारे जनरेशन में क्या है, हमारे पास जो डेटा है वो ये है कि बॉयज आर डिजीज, गर्ल्स आर डिजीज, यानी कि दोनों डिजीज।
सो पहला पॉइंट आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि ये हमारे पास पेरेंट है और इनकी जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दो पेरेंट में से एक पेरेंट डिजीज है और वो कौन सी है, वो फीमेल है, यानी कि फीमेल डिजीज है, प्रोपैजिटा। प्रोपैजिटा मींस मैन, जब पेरेंट में क्या होगा डिजीज, फीमेल। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको देखना होगा यहां पे, तो पहला पॉइंट यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स दोनों डिजीज, यानी कि ऑफस्प्रिंग में मेल्स एज वेल एज फीमेल्स आर डिजीज। सो वी विल राइट मेल्स and females are both diseased. So यहां पे ऐसा नहीं है कि खाली मेल डिजीज होगा या खाली फीमेल डिजीज होगा, यहां पे दोनों डिजीज are both diseased, तो मेल भी डिजीज है और फीमेल भी डिजीज है। नेक्स्ट ध्यान से, क्या जनरेशन स्किप हो रही है? देखिए ये पहला पेरेंट्स, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है, ये क्लियर है। अब जरा देखिए सेकंड जनरेशन में, यहां ये दो जो जिनके बीच में मैरिज है इनमें कोई डिजीज नहीं है, यहां देखिए इन दो में कोई डिजीज नहीं है। सो वी कैन से दिस अ स्किप ऑफ जनरेशंस, स्किप ऑफ जनरेशंस, स्किप ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशंस क्या हो रहे हैं, स्किप। तो जब जनरेशन स्किप होंगे ये हमेशा रिसेसिव होगा, ये डिसऑर्डर क्या होगा, रिसेसिव, क्योंकि जो स्किप ऑफ जनरेशंस है ये सिर्फ कितना होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर्स। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, डिजीज बच्चे किनको पैदा होते हैं, नॉर्मल पेरेंट्स को। जरा यहां देखिए, डिजीज पेरेंट्स आर नॉर्मल, diseased but parents are normal, diseased parents are normal, diseased parents are normal, diseased parents are normal. So diseased children are born to normal parents. This is very important. तो यहां पे जो बच्चे हैं वो किनको पैदा होता है, नॉर्मल पेरेंट्स को, यानी कि डिजीज चिल्ड्रन जो है दे आर बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। देखिए यहां पे ये पेरेंट नॉर्मल है, इनके बच्चे डिजीज हैं, ये डिजीज है, इनके पेरेंट्स नॉर्मल है, ये डिजीज है, इनके बच्चे नॉर्मल, पेरेंट्स नॉर्मल है, ये डिजीज है तो पेरेंट्स इनके नॉर्मल है। सो रिमेंबर, जब जनरेशन स्किप होंगे, इट्स अ लॉजिक, पहला याद रखें मेल्स एंड फीमेल्स आर डिजीज, ये पहला रूल है। दूसरा स्किप ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन में बीच में कोई जनरेशन स्किप है उनको कोई डिजीज नहीं होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जनरेशन स्किप होंगे, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर जनरेशन में कोई डिजीज नहीं होगी, जैसे सेकंड जनरेशन में डिजीज नहीं है, थर्ड जनरेशन देखिए इनको डिजीज नहीं है या इनको डिजीज नहीं है, तो जब जनरेशन स्किप होंगे और जब डिजीज चिल्ड्रन, यानी कि जब बच्चे होंगे डिजीज और उनके पेरेंट्स क्या होंगे, नॉर्मल, यानी कि जब डिजीज बच्चे किनको पैदा होंगे, नॉर्मल पेरेंट्स को, तो याद रखें रिजल्ट क्या होगा हमारा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये कौन सा क्रॉस है, ये कौन सा क्रॉस है, तो ये क्रॉस जो है ये है ऑटोसोमल और रिसेसिव। तो ये कौन सा क्रॉस है, ऑटोसोमल रिसेसिव। आई विल राइट हियर ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि ये जो क्रॉस है ये कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्रॉस, यानी कि ये वो इनहेरिटेंस है जिसमें एक ऑटोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन डिसऑर्डर कौन सा, रिसेसिव डिसऑर्डर। ध्यान से देखिए कैसे, आई विल शो यू। देखिए यहां पे मेल डिफेक्ट है, फीमेल में डिफेक्ट है, दैट मींस आपको पता ही है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव है हम उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल ए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ये नॉर्मल है, अगर ये डिजीज होगा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, मींस ये डिजीज मेल होगा, तो
अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए से, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, मींस ये दोनों डोमिनेंट है, नॉर्मल है, तो बच्चे इनके डिजीज नहीं होने सकते। यहां इस ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, मींस इसका एक ए फीमेल पेरेंट ने दिया है और दूसरा ए किसने दिया है। सो इस फीमेल को रिसेसिव एक अलील किसने दिया है, फादर ने, और एक रिसेसिव अलील किसने दिया है, मदर ने। ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था, ये जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ा रहा था, मैंने कहा था ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने आपको बोला था ये डोमिनेंट पेरेंट्स है, ये नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, तो जब डोमिनेंट एक हो ये भी नॉर्मल है, तो डिसऑर्डर किसमें होगा, डिसऑर्डर किसमें होगा, जब दोनों एलील्स क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो याद रखिएगा जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उसमें दो एलील्स आने चाहिए होमोजाइगस कंडीशन में, जब दो रिसेसिव एलील्स होंगे होमोजाइगस कंडीशन में तभी डिजीज होगी। सो ये डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, दिस इज आल्सो डिजीज्ड, डिजीज्ड, डिजीज्ड एंड डिजीज्ड। ठीक है, तो पहले हमने किनको फिल किया, चलिए मैं इसको रब करता हूं, पहले हमने उनको फिल किया जो हमारे पास डिजीज है, क्योंकि हमने 3 पॉइंट से क्लियर किया कि ये जो पेडिग्री फर्स्ट है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों डिजीज है और जनरेशन स्किप हो रही है, और डिजीज बच्चे किनको पैदा होते हैं, नॉर्मल पेरेंट्स को। अगर ऐसा होगा तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। व्हाट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ये डिसऑर्डर तब होगा जब दोनों एलील्स होंगे किस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में, यानी कि जब दोनों एलील रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी ये डिजीज एक्सप्रेस होगी। अगर इनमें से एक या दोनों एलील डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो ये डिसऑर्डर नहीं है। सो अब हमें देखना है, अब हमें देखना है रेस्ट ऑफ द पेरेंट्स, रेस्ट ऑफ द जनरेशन की हमें देखना उनका जीनोटाइप। देखिए ये स्मॉल है, स्मॉल है, इसका भी स्मॉल है, स्मॉल है। अब हम देखेंगे पेरेंट, इसके पास एक एलील है, डेफिनेटली वो कहां से आया होगा, वो आया होगा मदर से। ठीक है, इसके पास एक एलील है, ध्यान से, फादर को मिलता है, मदर हमेशा पास ऑन करते हैं एलील टू देयर सन, और जो मेल है वो हमेशा बेटी को देता है। दैट मींस यहां पे ये कंडीशंस है बेटा। अब जरा यहां देखते हैं, इसका देखते हैं, एक एलील मदर की तरफ से, ध्यान से देखिए। सो एक एलील कहां से आया है, मदर की तरफ से। यहां भी देखिए ध्यान से, बच्चा है तो यहां आना चाहिए, ठीक है, यहां भी ऐसा ही होगा, कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल, ठीक है बेटा, यहां भी होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल। बाप ने एक रिसेसिव एलील दिया, मां ने दूसरा रिसेसिव एलील दिया, तब जाके बेटा बन गया होमोजाइगस कंडीशन, इसका कैपिटल ए, कैपिटल ए। देखिए ये दो नॉर्मल है, बेटी क्या है, रिसेसिव। अब ध्यान से देखिए, एक रिसेसिव एलील किसने दिया, मां ने, और एक रिसेसिव एलील किसने दिया, बाप ने। तो एक रिसेसिव एलील मां की तरफ से, एक रिसेसिव एलील बाप की तरफ से। ठीक है, यहां भी ऐसा ही होगा, कैपिटल स्मॉल। ध्यान से देखिए, एक रिसेसिव एलील मां की तरफ से और एक रिसेसिव एलील ये डोमिनेंट होना चाहिए, होमोजाइगस, क्योंकि मां देखिए, मां ने एक रिसेसिव एलील दिया, बाप ने एक डोमिनेंट एलील दिया, मां ने एक रिसेसिव एलील दिया, बाप ने एक डोमिनेंट एलील दिया। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पेडिग्री। तो इस पेडिग्री से हमें पता चला है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें सबसे पहला ये है कि मेल्स और फीमेल्स यानी कि दोनों डिजीज है, मेल्स भी डिजीज है, फीमेल भी डिजीज है, स्किप ऑफ जनरेशन है, क्योंकि बीच में जनरेशन स्किप हो रही है, फर्स्ट जनरेशन तो पूरी स्किप हो चुकी है, इसमें किसी को भी डिसऑर्डर नहीं है।
जनरेशन देखिए आप, सॉरी सेकंड जनरेशन पूरी स्किप हो चुकी है। थर्ड जनरेशन देखिए, ये पेरेंट्स इनको डिसऑर्डर नहीं है, ये पेरेंट्स इनको डिसऑर्डर नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये डिजीज चिल्ड्रन है इनके पेरेंट्स नॉर्मल है। ध्यान से देखिए, ये डिजीज है, पेरेंट्स आर नॉर्मल, ये डिजीज है, पेरेंट्स आर नॉर्मल, ये डिजीज है, पेरेंट्स आर नॉर्मल, ये डिजीज है, पेरेंट्स आर नॉर्मल। सो दैट मींस जो डिजीज चिल्ड्रन है ये किनको पैदा होता है, नॉर्मल पेरेंट्स को। सो बाय दिस रिजल्ट हमें पता चला है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम सेकंड पेडिग्री देखेंगे। अब हम सेकंड पेडिग्री देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये दूसरा क्रॉस है। अब ध्यान से देखिए, यहां अगेन वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड। सबसे पहले देखेंगे चार जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वी हैव अ फोर्थ जनरेशन। लेकिन हर एक जनरेशन में देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों डिजीज है। अब देखिए, बॉय डिजीज, गर्ल डिजीज, बॉय डिजीज, गर्ल डिजीज, गर्ल डिजीज, बॉय डिजीज, गर्ल डिजीज, बॉय डिजीज। मींस दोनों सेक्स, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, वो डिजीज है। सो विल राइट फ्रॉम दिस बोथ मेल्स एंड फीमेल्स और डिजीज, यानी कि यहां पे दोनों डिजीज है, बॉय भी डिजीज है और गर्ल भी डिजीज है। सेकंड, क्या जनरेशन स्किप हो रहे हैं? नहीं। देखिए, ये पहला पेरेंट है, सेकंड जनरेशन देखिए और डिजीज, थर्ड जनरेशन में देखिए डिजीज, फोर्थ जनरेशन में देखिए डिजीज। यानी कि कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं है जिसमें डिजीज नहीं होगा। एवरी जनरेशन इज डिजीज। सो हम ये कह सकते हैं, स्किप of generation does not occur। तो जो जनरेशन स्किप होता है वो नहीं है। यहां इससे पहले वाले पेडिग्री में हमने क्या देखा, वहां स्किप ऑफ जनरेशन होते थे। तो जब जनरेशन स्किप नहीं होगी, ध्यान से सुनिए, व्हेन जनरेशन डोंट स्किप, आपको याद रखना होगा ये डोमिनेंट होता है। दिस इज अ डोमिनेंट, यानी कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। थर्ड, जो बच्चे डिजीज है उनके पेरेंट डिजीज है। ध्यान से देखिए, यहां पे फर्स्ट पेरेंट नॉर्मल, जनरेशन नॉर्मल। देखिए यहां पे पेरेंट सारे नॉर्मल, के बच्चे भी नॉर्मल है। यहां पेरेंट डिजीज, बच्चा डिजीज, पेरेंट्स नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल, डिजीज। यहां डिजीज, उनके बच्चे डिजीज, यहां डिजीज, उनके बच्चे डिजीज, डिजीज, उनके बच्चे डिजीज। सो वी कैन राइट diseased children, diseased children are born to diseased parents. This is very important. Remember, this is very important. तो जब diseased बच्चे diseased parent को पैदा होते, यानी कि जो बच्चे डिजीज है डेफिनेटली उनके पेरेंट डिजीज है। जब तक भी पेरेंट डिजीज होगा बच्चे डिजीज नहीं है। यानी कि अगर पेरेंट नॉर्मल है तो बच्चे भी नॉर्मल है। बच्चे अगर बच्चे डिजीज है तो डेफिनेटली उनके पेरेंट क्या होंगे, डिजीज। सो व्हेन डिजीज चिल्ड्रन आर बोर्न टू डिजीज पेरेंट्स, स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, या हम कह सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। हमने पढ़ा है, जब मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको बोला कि या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए कंडीशन क्या है। देखिए, कैपिटल ए डिजीज, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए डिजीज, स्मॉल ए नॉर्मल। तो नॉर्मल से के लिए क्या लाजमी है कि उनके दोनों अलील किस कंडीशन में होने चाहिए, रिसेसिव कंडीशन में। अगर दोनों अलील डोमिनेंट होंगे या दो में से एक अलील डोमिनेंट होगा, वो होगा
डिसऑर्डर। तो ध्यान से देखिए, जहां जहां पे हमारे पास नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल स्मॉल ए स्मॉल 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 स्मॉल स्मॉल, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंस में यह कंडीशन होती है कि वहां पे दोनों एलील किस कंडीशन में आनी चाहिए, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, अब हम देखेंगे डिजीज। ध्यान से देखिए, अब हमें डिजीज में देखना है कि डिजीज का क्या दो होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस। तो पहले हम ध्यान से देखेंगे, यहां देखिए, यहां पे होमोजाइगस रिसेसिव, तो यहां पे एक एलील, तो यहां पे क्या होना चाहिए, एक एलील। तो ये डिजीज है, एक एलील डोमिनेंट कहां से आया, फादर से। ठीक है, तो एक किसने दिया, मदर ने। एक किसने दिया, फादर ने। तो एक किसने दिया, मदर ने। इसे क्लियर। अब जरा यहां देखिए, ये है कैपिटल ए, स्मॉल ए तो मदर ने दिया, स्मॉल ए किसने दिया, मदर ने। तो एक डोमिनेंट किसने दिया, फादर ने। ठीक है, सेकंड जरा यहां देखिए, यहां देखिए, यहां कैपिटल ए, एक एलील कहां से आया, मदर से। एक कहां से आया, फादर से। उसके बाद यहां ध्यान से देखो, यहां भी ऐसे ही एक एलील आया, जिसमें ध्यान से देखिए, एक एलील फादर की तरफ से डोमिनेंट एलील, मदर से रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील फादर की तरफ से, रिसेसिव एलील मदर की तरफ से। यहां भी ध्यान से देखिए, यह है कैपिटल ए, वो आया होगा मदर से। एक एलील डोमिनेंट मदर से आया है, एक रिसेसिव एलील कहां से आया, फादर से। इसी तरह यहां रिसेसिव एलील ए मदर से। तो यहां ध्यान से देखिए, एक एलील आया है फादर से और एक एलील आया है कहां से, मदर से। जरा यहां देखिए, यहां पे होमोजाइगस है, इनमें एक एलील कहां से आया है, फादर से। देखिए, फादर से एक एलील यहां पे, फादर से डोमिनेंट एलील यहां पे, फादर से डोमिनेंट एलील यहां पे, और एक रिसेसिव एलील कहां से आया है, मदर से। अब ध्यान से देखिए, यहां पे होमोजाइगस कंडीशन, एक रिसेसिव एलील बाप ने और एक रिसेसिव एलील मां ने। एक सेकंड, यहां थोड़ा रॉन्ग है, यहां पे दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, हेटेरोजाइगस। देखिए, एक डोमिनेंट एलील बाप से, एक रिसेसिव एलील मां से, एक डोमिनेंट एलील बाप से, एक रिसेसिव एलील मां से। तो इस तरीके से ये बन गया इनका जीनोटाइप। तो जो जिनको भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनमें आप देखें एक डोमिनेंट एलील जरूर है, और जो नॉर्मल है उनमें आप देखें उनमें रिसेसिव होमोजाइगस एलील्स है। तो यहां ध्यान से देखिए, स्किप ऑफ जनरेशन हो रही है, ध्यान से सुनिए। When skip of generation does not occur, यानी कि जब skip of generation नहीं होगी, जब हर कोई जनरेशन में डिसऑर्डर होगा और डिजीज्ड बच्चे किनको पैदा होंगे, डिजीज्ड पेरेंट्स को, तो याद रखिए कौन सा इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के लिए दो प्रिंसिपल आपको याद रखने होंगे कि स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होती है, स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होती है, और डिजीज्ड बच्चे हमेशा डिजीज्ड पेरेंट को ही पैदा होंगे। इसमें बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में भी दो कंडीशन है, स्किप ऑफ जनरेशन हो रही है और डिजीज बच्चे हमेशा नॉर्मल पेरेंट को पैदा होते हैं, तो वो था ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में डिजीज बच्चे डिजीज पेरेंट्स को पैदा होते हैं और स्किप ऑफ जनरेशन डज नॉट ऑकर। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम थर्ड पेडिग्री स्टडी करें। अब हम देखेंगे थर्ड पेडिग्री, बिल्कुल इजी है, आई एम श्योर
आप उसको देख के ही आपको ये इजी लगेगा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा क्रॉस होगा, आप इस पूरी जनरेशन को देखिए, वी हैव गॉट 4 जनरेशंस। जरा आप ध्यान से देखिए, पहले देखिए क्या इस जनरेशन में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं, या सिर्फ बॉयज इफेक्ट होते हैं या सिर्फ गर्ल्स इफेक्ट होते हैं? देखिए, इन फर्स्ट जनरेशन ओनली मेल्स इफेक्टेड, इन जनरेशन सेकंड फीमेल इफेक्ट नहीं है, मेल्स इफेक्टेड, यहां मेल इफेक्ट नहीं है, यहां मेल इफेक्ट नहीं है, नो मेल नो फीमेल, नो मेल नो फीमेल, नो फीमेल नो मेल, नो मेल, यहां मेल्स इफेक्ट है, यहां मेल्स इफेक्ट है, यहां मेल्स इफेक्ट है, यहां मेल्स इफेक्ट है। मींस जब आप यहां देखते हैं तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया है कि इस वाले क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ मेल्स आर डिजीज्ड, सो ओनली मेल्स आर डिजीज्ड, ओनली मेल्स आर डिजीज्ड, ये पहला पॉइंट है, सिर्फ मेल्स आर डिजीज्ड। तो जब सिर्फ मेल्स डिजीज हो, मेल्स कब डिजीज होंगे? जब बाप से कोई क्रोमोसोम पास ऑन होगा उसके ऑफस्प्रिंग, यानी कि बाप का कौन सा क्रोमोसोम सिर्फ बेटे को पास ऑन होता है? वाई क्रोमोसोम। तो आप देखिए, यहां बाप डिफेक्टिव है, इसने अपना वाई इसको दिया, बेटी को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, ठीक है। सेकंड, ध्यान से देखिए, यहां देखिए, तो बाप का जो क्रोमोसोम है सिर्फ बेटे को पास ऑन होता है, तो वी कैन से दैट इट्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड ट्रेट are passed from father to son। तो सिर्फ बाप का वाई क्रोमोसोम जो है, वाई लिंक्ड ट्रेट जो है वो पास ऑन होता है किसको? बेटे को। इज दैट क्लियर? सो रिजल्ट क्या है हमारे पास? और रिजल्ट क्या है फिर कि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। So this is Y-linked inheritance. So जब सिर्फ डिफेक्टिव बाप को डिफेक्टिव बेटे पैदा होते हैं, तो this is a Y-linked inheritance. So we can say that this is Y-linked inheritance. और Y-linked inheritance. तो यहां कौन सा चीज पास ऑन होता है? Y क्रोमोसोम। ध्यान से देखिए, X and Y, तो यहां पे डिफेक्ट किसको है? वाई क्रोमोसोम। तो मां के पास है नॉर्मल एक्स, बेटी नॉर्मल एक्स, बाप नॉर्मल एक्स वाई, ये होगा एक्स वाई डैश, वाई डैश मींस ये डिफेक्टिव वाई है, ये नॉर्मल एक्स एक्स है, ये एक्स वाई डिफेक्टिव है, ये नॉर्मल एक्स एक्स है, ये भी है नॉर्मल एक्स एक्स, ये भी है नॉर्मल एक्स वाई, एक्स 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 वाई, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। देखिए, जो जो नॉर्मल है उन्हें डायरेक्ट दीजिए अपना जीरो टैग। जैसे गर्ल्स फीमेल्स आर नॉर्मल, तो नॉर्मल एक्स एक्स क्रोमोसोम, यहां पे मेल नॉर्मल है, मेल यहां पे नॉर्मल, मेल्स आर नॉर्मल, तो उनको दीजिए नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोसोम। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहां डिफेक्टिव बाप अपना डिफेक्टिव वाई क्रोमोसोम किसे पास ऑन करेगा? इस बेटे को, इसके पास एक्स है, और ये बाप जो है अपने दोनों बेटों को एक डिफेक्टिव वाई क्रोमोसोम पास ऑन करेगा। सो यहां देखिए, फादर कंटेनिंग द डिफेक्टिव वाई क्रोमोसोम, द डिफेक्टिव वाई क्रोमोसोम इज पास्ड टू सन, और उसकी तरफ से वो पास ऑन होता है उसके अपने दो बच्चों में। इसी तरीके से यहां एक्स वाई है डिफेक्टिव, क्योंकि बाप यहां पे डिफेक्टिव है कंटेनिंग वाई डिफेक्टिव क्रोमोसोम, वो अपने बेटे को पास ऑन करता है। तो यहां इनको दो बेटियां पैदा होती हैं, तो बाप जो है अपना वाई क्रोमोसोम सिर्फ किसे पास ऑन करेगा? बेटे को। तो बेटी में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, तो बेटियां नॉर्मल, ये भी यहां पे नॉर्मल है, ये भी यहां पे नॉर्मल है, ये भी यहां पे। ध्यान से देखिए, बाप यहां पे नॉर्मल, बेटी यहां पे नॉर्मल, ये बेटा नॉर्मल, ये बेटी भी नॉर्मल, ये बेटा भी नॉर्मल, ये बेटा भी नॉर्मल, और ये बेटी भी नॉर्मल। तो फ्रॉम दिस क्रॉस इट्स क्लियर कि जो वाई लिंक्ड है, जो वाई क्रोमोसोम है, वो बाप से पास ऑन होता है उसके बेटे में। तो आप देखिए, इस पूरे पेडिग्री को अगर आप
सो दिस इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये थर्ड पेडिग्री था, आप इसको नोट कीजिए। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट्स पेडिग्री 4। पेडिग्री 4 में हम देखेंगे, ध्यान से रखना, पहले हम देखेंगे पहले क्रॉस में मेल्स फीमेल्स, तो यहां पे दोनों डिजीज होते हैं। सो वी कैन राइट बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स आर डिजीज्ड। तो यहां पे मेल्स के साथ साथ फीमेल की डिजीज हो रही है। सेकंड पॉइंट, डिजीज्ड चिल्ड्रन और born to normal parents। देखिए अब दिखाता हूं, यहां पेरेंट नॉर्मल है, प्लीज लुक, यहां पेरेंट नॉर्मल है, उनके बच्चे डिजीज है। यहां पेरेंट नॉर्मल है, उनके बच्चे डिजीज है। तो यहां पेरेंट नॉर्मल है, उनके बच्चे डिजीज है। तो यहां जो डिजीज बच्चे यानी कि जो चिल्ड्रन डिजीज है वो किनको पैदा होते हैं? नॉर्मल पेरेंट को। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब डिजीज बच्चे नॉर्मल पेरेंट को पैदा होंगे, हम उनको क्या उस वक्त हम कह सकते हैं कि वो रिसेसिव कंडीशन है, क्योंकि सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में होता है जब डिजीज बच्चे किनको पैदा होते हैं? नॉर्मल पेरेंट्स को। एक और चीज ध्यान से देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखें, ये इज अ बॉय, बाप, इन लड़के को बेटी पैदा होती है, आप देखिए बॉय गर्ल एंड देन बॉय। तो यहां बाप से किसको पास ऑन होता है? बेटी को, और बेटी से किसे पास ऑन होता है? बेटे को। सो दिस इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो देख ध्यान से देखिए, एक और फादर टू डॉटर, आप देखिए फादर टू डॉटर, डॉटर टू सन एंड देन सन टू डॉटर, ये बन गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। या ये भी बन सकता है, एक और देखिए, डॉटर टू सन एंड देन सन टू डॉटर। तो यहां का आप देखिए एक से ज्यादा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। सो वी कैन सी मोर देन वन criss-cross inheritance। सी देखिए ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस देखेंगे, क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस किसमें पॉसिबल होता है? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जब हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे थे, मैंने आपको वहां पे पढ़ाया कि किस तरीके से एक्स क्रोमोसोम पास ऑन होता है। बाप अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को देता है और बेटी अपना एक्स क्रोमोसोम बेटे को देती है। आपको पता ही है, मदर अपना एक्स क्रोमोसोम बेटे को देती है और बेटा अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को देती है। दैट मींस जो एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, ये सिर्फ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में होगा। सो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो बच्चे हैं, जो डिजीज बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स नॉर्मल है। तो जब डिफेक्टिव बच्चों के, डिजीज बच्चों के पेरेंट नॉर्मल होंगे, वो रिसेसिव कंडीशन होती है। और दूसरा, जब वहां पे क्रिस क्रॉस, एक से ज्यादा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगी, वो होता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा? सो हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो यहां पे रिसेसिव क्यों है? क्योंकि डिजीज बच्चे किनको पैदा होते हैं? नॉर्मल पेरेंट्स को। और एक्स लिंक्ड क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। सो वी कैन राइट हियर कि जो पेडिग्री 4 है, यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। जरा हम देखेंगे, अब इसका जीनोटाइप देखें। देखिए नॉर्मल, यह है डिफेक्टिव, ठीक है। बाप की तरफ से एक एक्स और मां की तरफ से एक एक्स, सॉरी, बाप की तरफ से वाई क्रोमोसोम, मदर कैरियर होगी। देखिए बेटा,
बाप ने क्या दिया यहां पे वाई क्रोमोसोम, मां ने क्या दिया, मां कैरियर है, मां नॉर्मल बट कैरियर, क्योंकि मां का एक एक्स डिफेक्टिव और बाप का वाई, तब जाके यहां पे बेटा आ जाएगा डिफेक्टिव, ठीक है। और यहां देखिए बेटी यहां पे है, बाप ने दिया एक्स, मां ने दिया एक्स, ठीक है, बाप की तरफ से डिफेक्टिव एक्स, मां की तरफ से डिफेक्टिव एक्स, तब जाके बेटी बन गई हम कह सकते हैं डिजीज, बट इन होमोजाइगस कंडीशन। यहां बाप की तरफ से वाई और मां की तरफ से एक्स, मां की तरफ से एक्स डैश और बाप की तरफ से नॉर्मल एक्स, ठीक है। अब जरा इसको भी देखिए, ये तो है एक्स, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां है एक्स और वाई, क्योंकि बाप नॉर्मल है तो मां के पास एक एक्स है डिफेक्टिव और एक एक्स क्या है नॉर्मल। मां ने दिया आपने एक डिफेक्टिव एक्स और बाप ने दिया वाई, ये बन गया डिफेक्टिव। मां ने दिया एक एक्स और बाप ने दिया एक एक्स, बन गई नॉर्मल बट कैरियर, ठीक है। और ये लड़की भी एक्स कैरियर है, बाप की तरफ से एक एक्स, मां की तरफ से एक एक्स, दोनों डिफेक्टिव, बाप की तरफ से एक एक्स डिफेक्टिव, मां की तरफ से एक एक्स डिफेक्टिव, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, बाप ने दिया एक्स और मां ने भी दिया एक्स, तब जाके बेटी बन गई डिजीज्ड। बाप ने दिया वाई, मां ने दिया एक्स, तब जाके बाप बन गया नॉर्मल। बाप ने दिया वाई, मां ने दिया एक्स, तब जाके बन गया ये डिफेक्टिव। यहां देखिए, यहां पे मदर कैरियर है, बाप नॉर्मल है, मां ने अपना एक एक्स दिया डिफेक्टिव, बाप ने दिया वाई, मां ने दिया एक एक्स डिफेक्टिव, बाप ने दिया वाई, तो दोनों बेटे बन गए डिफेक्टिव। अब जरा यहां देखिए, यहां बाप है नॉर्मल, मां है डिफेक्टिव, तो बाप का वाई और मां का एक्स, ये बन गया डिफेक्टिव। अब जरा देखिए, बाप के पास वाई है और मां के पास एक एक्स, मां की तरफ से एक डिफेक्टिव एक्स, बाप की तरफ से वाई, तब जाके बेटा बन गया डिजीज्ड। मां की तरफ से एक एक्स डिफेक्टिव बाप और बाप की तरफ से एक एक्स डिफेक्टिव, तब जाके बन गए दोनों डिफेक्टिव होमोजाइगस कंडीशन और बेटी बन गई डिजीज्ड। यहां देखिए, मां की तरफ से एक एक्स और बाप की तरफ से वाई, बन गया बेटा डिजीज्ड। दिस इज द जीनोटाइप हमने दिखाया किसका, पेडिग्री एनालिसिस इनके का। सो दैट मींस फादर इज डिजीज्ड, mother carrier father normal, mother carrier father disease, mother disease father normal, mother carrier father normal, फिर अकॉर्डिंगली उनके बच्चों में भी पास ऑन होता है। सो यहां पर जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है कि अगर मदर नॉर्मल बट कैरियर है, मींस मदर के पास एक एक्स डिफेक्टिव होगा और वो अपने बेटे को इजीली पास ऑन करेगी। दैट्स व्हाई जो बेटा है वो डिफेक्टिव बन जाता है। वो यहां पे जो बेटा डिफेक्टिव है, इसका वाई तो बाप की तरफ से आ गया, नॉर्मल है, एक्स कहां से आया, मदर की तरफ से, तभी तो ये डिजीज है। अब जरा देखिए, फीमेल कैसे डिजीज बन गई, बाप डिफेक्टिव था, मदर कैरियर थी, मां ने अपना एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव दिया, बाप ने भी एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव दिया, तब जाके बेटी की बन गई डिजीज। सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आपको क्या याद रखना है, रिसेसिव। पहले ये कंडीशन याद रखना है कि ये रिसेसिव कंडीशन कैसे बन गई। अगर आपको दिमाग में ये याद रखना है कि सर ये रिसेसिव कैसे है, रिसेसिव में याद रखें कि नॉर्मल पेरेंट्स को हमेशा डिजीज बच्चे पैदा होंगे, यानी कि जब बच्चे डिजीज होंगे और वो नॉर्मल पेरेंट्स को पैदा होंगे तो ये रिसेसिव कंडीशन है। जरा यहां देखिए, डिजीज बच्चा नॉर्मल पेरेंट्स, ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स डिजीज बच्चे, डिजीज बच्चा नॉर्मल पेरेंट्स। तो जब डिजीज बॉय गर्ल और बॉर्न पे नॉर्मल पेरेंट, दिस आर रिसेसिव कंडीशन। एक से ज्यादा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखी गई है तो एक्स लिंक्ड, तो ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बन गई। तो एक्स लिंक्ड का जो रिसेसिव क्रोमोसोम है वो पास ऑन होता है बाप की तरफ से बेटी को और बेटी की तरफ से बेटी को, उसके अकॉर्डिंगली पास ऑन है। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद दो और क्रॉस करेंगे। अब हम फिफ्थ पेडिग्री देखेंगे बेटा, तो आप ध्यान से देखिए इस पेडिग्री को। दिस इज द फर्स्ट, दीस आर द पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन, ये यहां पे सेकंड जनरेशन, ये यहां पे थर्ड जनरेशन और ये यहां पे फोर्थ जनरेशन। तो इस जनरेशन को देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स आर डिजीज्ड, we can say both males and females
females are diseased. Both males as well as females are diseased. ये पहला पॉइंट है. सेकंड, जरा देखिए, नॉर्मल पेरेंट्स नॉर्मल बच्चे, डिजीज्ड पेरेंट डिजीज्ड 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 बच्चे. यहां नॉर्मल पेरेंट्स एंड नॉर्मल बच्चे. सो रिमेंबर दिस वन कि यहां पे जो बच्चे डिजीज्ड है वो सिर्फ किनको पैदा होते हैं? डिजीज्ड पेरेंट्स को. वो अगर पेरेंट्स नॉर्मल है तो उनके बच्चे भी नॉर्मल है. यहां पे देखिए, पेरेंट्स आर नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल है. पेरेंट्स आर नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल है. पेरेंट्स आर नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल है. सो यहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिर्फ डिजीज पेरेंट्स को पैदा होते हैं. और जब बच्चे डिजीज्ड बच्चे सिर्फ डिजीज्ड पेरेंट्स को पैदा होंगे, रिमेंबर ये डोमिनेंट है. सो डिजीज्ड children or born to diseased parents. So यहां पे डिजीज बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स को पैदा नहीं होते हैं. यहां पे डिजीज बच्चे से किसको पैदा होते हैं? डिजीज पेरेंट्स को. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डोमिनेंस. तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? डोमिनेंट की तरफ से. अब जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए डॉटर, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटी, उसके बाद बेटा. फर्स्ट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. यहां देखिए, सेकंड सन टू डॉटर, डॉटर टू हर सन. कोई और तो नहीं है. ये पहला क्रिस क्रॉस है, ये सेकंड क्रिस क्रॉस है, और ये बन जाएगा थर्ड क्रिस क्रॉस. सो यहां पे एक से ज्यादा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है. सो एक से ज्यादा जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहां भी देख सकते हो. अब देखिए कितने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है. मोर देन वन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. More than one crisscross inheritance. तो एक से ज्यादा क्रिसक्रॉस इनहेरिटेंस है. जब भी क्रिसक्रॉस इनहेरिटेंस होगा ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. बेटा ध्यान से आपके याद रखना है कि जब भी क्रिसक्रॉस इनहेरिटेंस होगा इट्स एक्स लिंक्ड. फिर आपको देखना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. अगर डिजीज बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स को पैदा होते हैं तो रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव. अगर डिजीज बच्चे डिजीज पेरेंट को पैदा होते हैं तो ये क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट इज एक्स लिंक्ड dominant inheritance. So this is X-linked dominant. X-linked dominant inheritance. So ये X-linked dominant inheritance. This is X-linked dominant inheritance. Is it clear? So यहां पे कोई कैरियर मेल कैरियर नहीं होता है. यहां पे सिर्फ डिजीज होती है. So this is pedigree 5. आपको नोट कीजिए. फिर आप उसका जीनोटाइप देखेंगे. मैंने आपको पहले बोला ये X लिंक्ड डोमिनेंट है तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही X पे डिसऑर्डर होगा. अगर एक ही X क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा तो डिजीज है. यहां पे है X और Y. यहां भी क्या है? X और Y. यहां पे है X डैश X. देखो यहां भी क्या आ जाएगा? X डैश X. This is XY, this XX. तो यहां X डैश Y. बाप का Y क्रोमोसोम और मां का X डिफेक्टिव. तो यहां आ जाएगा X और X, X और X, X और X, X और X, X डैश Y, X डैश Y, X डैश X, X डैश X. यहां आ जाएगा X डैश X. बाप का Y क्रोमोसोम और मां का डिफेक्टिव X. मां का एक X क्रोमोसोम और बाप का एक X क्रोमोसोम. मां की तरफ से क्या आ गया? डिफेक्टिव X क्रोमोसोम.
यहां भी क्या होगा x डैश y, यहां पे क्या होगा नॉर्मल xx। तो ध्यान से देखिए, बाप का x क्रोमोसोम और मां का एक x, ठीक है। यहां देखिए, यहां बाप भी डिफेक्टिव है, तो x डैश x, x डैश y, यहां पे xx, यहां पे xy, xx xy, यहां पे होगा x डैश x, तो यहां पे होगा x डैश y। इस तरीके से हमारा जो है जीनोटाइप निकला, किनका, इन बच्चों का। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम स्टडी करेंगे पेडिग्री, लास्ट पेडिग्री, पेडिग्री 6। दिस इज द लास्ट पेडिग्री, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, लड़के और लड़कियां बोथ आर डिजीज्ड। सो पहला पॉइंट, बोथ males and females are diseased, females are diseased, ये पहला पॉइंट है। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहां मां डिजीज है तो बच्चे डिजीज आ गए, सारे बच्चे देखें। when mother is diseased, daughter diseased, son diseased, daughter diseased, son diseased। आप देखिए यहां पे, यहां मां डिजीज है तो दोनों बेटियां डिजीज है, यहां फादर डिजीज है तो कोई भी डिजीज नहीं है, यहां मदर डिजीज है तो दोनों डिजीज है, यहां फादर डिजीज है तो कोई भी डिजीज नहीं है। सो वी कैन राइट, when mother is diseased, when mother is diseased, all children are diseased, all children are diseased। जब मां डिफेक्टिव है, यानी अगर मां को बीमारी है तो सारे बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको डिजीज। आप देखिए, मदर डिजीज, चिल्ड्रन डिजीज, फादर डिजीज, नो वन डिजीज, मदर डिजीज, चिल्ड्रन डिजीज, फादर डिजीज, नो वन इज डिजीज। सो व्हेन फादर इज डिजीज्ड, when father is diseased, no children are diseased, no children are diseased। तो कोई भी डिजीज नहीं। अंडरस्टैंड कीजिए, जब फादर डिजीज है तो कोई भी बच्चा डिजीज नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास? तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये कौन सी इनहेरिटेंस है बेटा? शाबाश। कौन सा ऐसा इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है जिसका अगर मां डिफेक्टिव है तो उसके सारे बच्चे डिफेक्टिव होंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सो दिस इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो साइटोजीन्स है, यानी कि द जीन्स व्हिच आर इन द साइटोप्लाज्म, वो पास ऑन होते हैं मदर से कहां, इनटू द ऑफस्प्रिंग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन द साइटोजीन्स जो होते हैं बाप के, वो पास ऑन नहीं होता है। हमने ये पढ़ा है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, जो जीन साइटोप्लाज्म में होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो या कोई और जीन हो, वो कहां से पास ऑन होता है? मदर के साइटोप्लाज्म से। तभी तो हमने यहां पे देखा, व्हेन मदर इज डिफेक्टिव, ऑल चिल्ड्रन डिफेक्टिव, फादर इज डिफेक्टिव, नो वन इज डिफेक्टिव। सो दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये कौन सी इनहेरिटेंस है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि यहां जो जीन साइटोप्लाज्म में है वही पास ऑन होते हैं किनमें? टू द ऑफस्प्रिंग्स। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद एक और। सो बाय दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीट द 6 पेडिग्री चार्ट्स। मैंने आपको 6 पेडिग्रीज दिखाए आज। पहला था ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरा मैंने दिखाया ऑटोसोमल डोमिनेंट, थर्ड था वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, फिर फोर्थ हमने पढ़ा एक्स लिंक्ड रिसेसिव और फिफ्थ हमने पढ़ा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, मैंने आपको वहां पे बोला कि वहां पे जनरेशन स्किप हो रहे हैं। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है, वहां हमेशा डिजीज बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स को पैदा होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या जनरेशन स्किप नहीं हो रहे, हर जनरेशन में डिजीज होती है और डिजीज बच्चे हमेशा डिजीज पेरेंट्स को पैदा होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है, वहां पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, एक से ज्यादा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है और नॉर्मल डिजीज बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स को पैदा होते हैं। ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में
क्या हमने देखा कि वहां पे जो डिजीज बच्चा वो डिजीज पेरेंट को पैदा होता है और वहां पे भी एक से ज्यादा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फिर हमने पढ़ा वाइलेटिव इनहेरिटेंस, वो सिर्फ बाप से जाता है बेटे को, बेटे से जाएगा बेटे को, यानी कि वाई टू वाई वो पास ऑन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर वाज अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसमें अगर मां डिफेक्टिव है तो बच्चे डिफेक्टिव होंगे, अगर बाप डिफेक्टिव होगा तो कोई भी बच्चा डिफेक्टिव नहीं होगा। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल जेनेटिक्स, जो आपकी ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स का पार्ट है वो सब कुछ हमने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट। इसमें हमने 18 लेक्चर्स यानी कि 18 वीडियोस जो है मैंने इसमें अपलोड किए थे, 18 वीडियोस ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन, तो आप इंशाल्लाह एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मुझे ये आपको जरूरी बोलना है कि इस पेडिग्री के रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल्स कोट किए गए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाए। द ओनली रीजन इज दैट मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद सीखो, खुद करो। सो आई वांट दैट कि आप वो 2 एग्जांपल्स खुद सीखो और खुद को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी हो आप मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। रेस्ट आप मेहरबानी करके जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, जितने भी नोट्स मैंने आपको सेंड किए, आप प्लीज एंड प्लीज उनको वॉच कीजिए, उनको स्टडी कीजिए। जहां पे भी आपको दिक्कत आ जाएगी, डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी, लेट मी नो दैट। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो जहां भी कोई इशू होगा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है एवोल्यूशन। यू नो इट्स पूरा थ्योरेटिकल है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।